और पता नहीं क्या कानून चला रहे हो तानाशाही का कि सुबह आओगे आदमी सो रहा है और उसका मकान तोड़ने लग जाओगे। मजाक चल रहा है। जिंदगी है लोगों की। वोट बैंक को मैनेज रखना, उसको अपने प्रति सहानुभूति रखना, ये राजनीतिक लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है। राजनीतिक चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, देवेंद्र यादव हो, रिकेश सेन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये जो सहानुभूति का जो खेल है, विकास के साथ जो घर्षण में चलते रहता है कि जहां सुविधा को भी व्यवस्थित करना है और सहानुभूति प्राप्त करना है, तो बड़े आश्चर्य की बात है जब आपने खुद कराया, खुद चिन्हित कर दिया, जोन 1, जोन 2, जोन 3 तीनों के लिए आपने लाया। अभी जोन 1 में ही कार्रवाई जब चालू हुई इनकी, तो खुद ही विरोध करने क्यों चले गए भाई? आपको विरोध करने का मतलब क्या था? आप ही ने तो लिखा है, आप ही ने तो अतिक्रमण कितने हैं उसमें लिखे हुए हैं फाइलों में, कितने अतिक्रमण है, इसको हटाया जाएगा तब तो सीवरेज लाइन बिकेगी, बिछेगी। 25 साल के राजनीतिक में नगर निगम में महापौर जी हैं, महापौर जी भी दौरा करके जा चुके हैं, आदरणीय विधायक जी भी दौरा करके जा चुके हैं। तो जब वो लोग दौरा करके गए हैं, उसके बावजूद अगर टूट रहा है तो ये सोचने का विषय है। और इस पूरे विषय को लेकर ऐसा कहीं लगता है कि एक राजनीति जन्म ले गई है और विकास के बीच में इस प्रकार की राजनीति कितनी सही है, नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं सीजी खबर। रविवार को भिलाई नगर निगम का बुलडोजर कुर्सी पार के जोन 4 गौतम नगर में चलता है और यहाँ पर जो बातें कही जा रही थी, बताई जा रही थी, वैधानिक प्रक्रिया उसका पालन किया गया था। सबको 3 बार नोटिस दिया गया है, मार्किंग करके दिया गया है, समय दिया गया है ताकि उसके अंदर में सब लोग अपना सामान हटा लें। जो लोग सामान हटा लिए उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जो लोगों ने सामान नहीं हटाया जानबूझ के, उनके लिए भी आज करके भी समय दे रहे। हमारे लेबर लगे हुए हैं, उनके सामान को हम बाहर कर रहे हैं, करने के बाद समय दे के फिर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए अभी आपने ने पूछा, सीवरेज सिस्टम हमारा है बहुत पुराना सीवरेज सिस्टम है, लगभग 30-35 साल पुराना है और उसके ऊपर से लोग कब्जा कर लिए हैं। तो जितना पार्ट कब्जा है उतने पर कार्रवाई कर रहे हैं और 10 फीट नीचे तक सीवरेज जाएगा, बड़ा सीवरेज है। तो 10 फीट के लिए जेसीबी से खनाई होगी, तो खनने के लिए दाएं और बाएं दोनों साइड में मिट्टी फेंका जाएगा, इसलिए कार्रवाई करना जरूरी है। लोगों का कहना यह है कि तोड़ा जा रहा है, हम कहां पर जाएंगे? हम ये मान रहे हैं कि 3 बार आपने नोटिस दिया था, पर मानवता के नाते कुछ व्यवस्था ऐसी कुछ की जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। हम भी देखिए, निगम प्रशासन ही मानवतावादी है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को मकान देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे लगभग 12 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जो पूरा सीवरेज सिस्टम के ऊपर बना लिए हैं। उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं और हमारा टीम भी आ गई है, फार्म भर चुकी है। लेकिन अब जाना तो उनको है। हम वहाँ व्यवस्था में, वहाँ लाइट, पानी, बिजली, सफाई सब व्यवस्था नगर निगम द्वारा दी जा रहा है। और अगर वो जाएंगे तो हम उनको अपनी वाहन की सुविधा भी दे देंगे, हम अपनी गाड़ी भी दे देंगे जिससे सामान ढो के पहुँचा दें। बाकी व्यवस्था उनको करने का। लगभग 53 अवैध कब्जों पर यह बुलडोजर चलना था। विषय ऐसा था कि सीवरेज की समस्या बार बार उस क्षेत्र से आ रही है। बरसात के समय में घरों में पानी जम जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान, इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हंगामा सामने में आया। जब कार्रवाई चल रही थी, देवेंद्र यादव स्थानीय विधायक पहुंचे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। नेहरू नगर में अभी सुबह जाता हूँ तुम्हारे घर में 6 बजे और बोल देता हूँ पूरा तोड़ दूंगा। अचानक से जाके आनंद आएगा, मजा आएगा। चुप रहना सब लोग, मजा आएगा। इनको पहले मकान देना चाहिए ना, तोड़ने के पहले फार्म भरे थे तो इनको मकान देते, इनको बोलते कि भाई शिफ्ट हो जाइए, इसके तोड़ेंगे। ये ऐसे एकाएक रात सुबह आओगे और पता नहीं क्या कानून चला रहे हो तानाशाही का कि सुबह आओगे आदमी सो रहा है और उसका मकान तोड़ने लग जाओगे। मजाक चल रहा है। जिंदगी है लोगों की। तुम लोग चुप रहो अभी, और तुम लोगों को अगर बातें करनी तुम लोग करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। 2 मिनट बोलने दो सर, बात कोई नहीं बोल। ऐसी जिंदगी है, इन लोगों की भी तो जिंदगी है। सो रहा है आदमी आके और मकान बुलडोजर लगा दिया उसके घर पे। सामान वामान निकालने का कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं आप लोगों की? और कलेक्टर साहब को क्या जानकारी दिए हो? मेरी बात हुई है, बोले कि 4-5 मकान पूर्ण प्रभावित हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। आप तो पूरे मकान तोड़ रहे हो यहाँ पे। सुनो, एक बात समझ लो, एक बात साफ है, जब तक ये लोगों की शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक किसी का मकान नहीं टूटेगा। और इस पूरे विषय को लेकर ऐसा कहीं लगता है कि एक राजनीति जन्म ले गई है
और विकास के बीच में इस प्रकार की राजनीति कितनी सही है नहीं है। हमारे साथ इन सारे विषयों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बता दें कि कुछ देर पहले ही कमल शर्मा जी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक लेख भी लिखा है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे। तो उस पूरे प्रकरण पर आपकी नजर है, आपने उसको देखा है, समझा है, आपने लिखा भी है, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, हम लोग का जो जन्म हुआ है वो भिलाई में हुआ है। हम भिलाई को बड़ी अच्छे से जानते हैं। चूंकि मेरा निवास न्यू खुर्सीपार में है, तो जोन 3 और अन्य जो क्षेत्र जहां पर अभी गौतम नगर वगैरह में तोड़फोड़ हुई, लगातार हमारा वहां पे जाना आना रहता है, जानकारी रहती है। लगभग भिलाई शिव प्लांट लगने के समय से ही इसका इन भवनों का निर्माण हुआ है जी। और इतने सालों में अनन्य निर्माणों के कारण रोड ऊंची हो गई है। बारिश का पानी का जो तल है वो ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और जितने भी निर्माण हैं वो सब नीचे हो चुके हैं। ये बात सत्य है। जो पुरानी पाइपलाइन डली थी 10-10, 12-12 फीट नीचे जा चुकी है। ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विषय बड़े गंभीर है। भिलाई पुनर्निर्माण की अवस्था में खड़ा हुआ। बिल्कुल। भिलाई की बहुत सारी चीजें पुनर्निर्माण की अवस्था में खड़े हुई है, चाहे उसमें सीवरेज लाइन हो, वाटर लाइन हो, चाहे कुछ हो, बार बार ये काम हो रहे हैं। चाहे कार्यकाल किसी का भी हो, महापौर कोई भी रहा हो, ये चिंता उसके पास बने रहती है। ये नगर निगम की चिंता होने के कारण ये बहुत विषय सबकी जानकारी में है और सब जानते हैं कि भिलाई को जो कम से कम जो बीएसपी निर्मित व्यवस्था है उसको पूरे रेनोवेशन की जरूरत है। तो इसी अवस्था को अगर अपन देखते हैं तो समस्या तो जटिल हो चुकी थी और उसके समाधान के रूप में बीच में कैनाल रोड बनी, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी ने पहल किया। नल जल की व्यवस्था की समस्या थी, उसके लिए पांडे जी ने बहुत बड़ा पहल किया। जब नहर नाली पे जो और नालियों पे रोड बनने का प्रकल्प आया, जो रोड बनी है, उसके कारण भी वो प्रोजेक्ट कुछ था, लेकिन नगर निगम से वो कुछ और बना। जन सुविधा ही बढ़ने को, लेकिन समस्या यह है कि जो इससे प्रभावित लोग होते हैं वो निश्चित रूप से वोट बैंक के रूप में सक्रिय हो जाते हैं, जो यहाँ पर भी हुआ। वोट बैंक को मैनेज रखना, उसको अपने प्रति सहानुभूत रखना, ये राजनीतिक लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है। राजनीतिक चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, देवेंद्र यादव हो, रिकेश सेन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो ये जो सहानुभूति का जो खेल है, विकास के साथ जो घर्षण में चलते रहता है कि जहां सुविधा को भी व्यवस्थित करना है और सहानुभूति प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से जो ये इस घटना में वो सहानुभूति प्राप्त करने का जो विषय है वो स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है। ठीक है। एक बात और है कि अवैध कब्जे की जहां तक बात आती है तो उसको प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए जी। भिलाई का जो सौंदर्य है वो व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है। ये पूरे विश्व में विश्व के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व के लोग यहाँ से प्रतिभावान लोग निकले हैं और प्रतिभावान निकलने के बाद यहाँ की यदि व्यवस्था खराब होती है तो निश्चित रूप से हमारा मैसेज गलत जाता है। मैं उस विषय पे आऊंगा जी। ये प्रकरण अभी का नहीं है, ये 5 साल लगभग पुराना है, पर हाल फिलहाल में ये जो कार्रवाई होनी है, ये विकास कार्य होना है, इसकी जानकारी लगभग सभी जनप्रतिनिधियों को थी। ये सबको मालूम था कि 3 बार 4 बार नोटिस दिए जा चुके हैं और अवैध कब्जे हैं, इसकी भी जानकारी थी। तो 2 विषय यहाँ पर आता है। जब ये अवैध कब्जे टूटने थे तो जो बातें अभी कही जा रही है व्यवस्थापन की, ये पहले क्यों नहीं आई? पहले व्यवस्थापन क्यों नहीं किया गया? जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान जब लोग उग्र हो गए थे थोड़े से, उस बीच में आकर ये कहना कि कार्रवाई रोक दो, अब हम व्यवस्थापन की तुम्हारे बारे में चिंता करेंगे, ये क्या समझते हैं इस बारे में आप? देखो, एक विषय तो है कि कोई अवैध व्यवस्था रहती है उसको कोई शेल्टर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक वोट बैंक की व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि आप अवैध कब्जा कर लीजिए, वहां पे अपना समय बिताइए। समय बिताने के बाद जब वहां पे उसका निराकरण करने आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था देके जाएंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। ये नहर नाली बनी थी उसमें भी अच्छा व्यवस्थापन पब्लिक को मिला था, बहुत अच्छा व्यवस्थापन मिला था। तो ये बात है कि एक समस्या मन में तो हमेशा बात रहती है मेरे कि अवैध जो लोग अवैध कब्जा करते हैं या अवैध सिस्टम से रहते हैं उनको प्रश्रय क्यों मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये विषय तो है, लेकिन राजनीतिक वोट बैंक के चलते या जन आंदोलन ऐसा कुछ ना खड़ा हो या वोट बैंक बना रहे, उसके लिए हमेशा व्यवस्थापन की बात को स्वीकार किया जाता है। अब चूंकि व्यवस्थापन की बात है
कि व्यवस्थापन के लिए क्यों नहीं किया गया, व्यवस्थापन क्यों नहीं हो पाया। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, सारे के सारे लोग जानकार हैं इसके। जो नगर निगम के चेयरमैन हैं वो भी इसके जानकार हैं कि वो व्यवस्थापन हो जाना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ये नगर निगम की कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से इसमें उनको पूर्ण रूप से जानकारी होगी। इस विषय पर पूर्व निगम के सभापति, वरिष्ठ पार्षद और निगम की कार्यप्रणाली को जानने वाले राजेंद्र अरोड़ा जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इसको जो कुर्सी पार वाली कार्रवाई है, इसको 2020 में देवेंद्र यादव जी जब विधायक थे और महापौर भी भिलाई के थे, दोनों पद संभाल रहे थे, तो उन्होंने ही इसको लाया योजना को। और इसी योजना के तहत उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट का था, वो पैसा आया था 14वें वित्त आयोग का, लेकिन इन्होंने उसको ट्रांसफर करके उसको सीवरेज लाइन में कन्वर्ट करके उसको सीवरेज लाइन का किया। इन्होंने सर्वे कराया, इन्होंने सब कुछ प्रशासकीय स्वीकृति ली, टेंडर लगाया, कितने मकान आ रहे हैं उसमें अतिक्रमण में जिसके नीचे से सीवरेज लाइन की, सब कुछ इन्होंने किया। उसके बाद टेंडर लगा के काम चालू करवाया। बड़े आश्चर्य की बात है, जब आपने खुद कराया, खुद चिन्हित कर दिया, जोन 1, जोन 2, जोन 3 तीनों के लिए आपने लाया। अभी जोन 1 में ही कार्रवाई जब चालू हुई इनकी, तो खुद ही विरोध करने क्यों चले गए भाई? आपको विरोध करने का मतलब क्या था? आप ही ने तो लिखा है, आप ही ने तो अतिक्रमण कितने हैं उसमें लिखे हुए हैं फाइलों में कि इतने अतिक्रमण है, इसको हटाया जाएगा तब तो सीवरेज लाइन बिछेगी। और आप ये बताइए कि वो बोल रहे सीवरेज लाइन में भाई रोड के किनारे किनारे ले जाऊंगा। सीवरेज लाइन जो जाती है वो क्लियर जाती है, एक ढाल की ओर जैसे जानी चाहिए वैसे जाती है, वो अलग दिशा में नहीं, कोई पानी का पाइप नहीं है कि कहीं से भी ले गए। उनका पूरा टेक्निकल हो गया, सब कुछ हुआ, तब तो टेंडर लगा है, आपने टेंडर को स्वीकृति दी हुई है, तो फिर काहे के लिए वहाँ जाकर राजनीति करना लोगों को? और वहाँ पे मकान भी सबको मिलने वाले थे, जो पूरे टूटे थे, जो आंशिक टूटे उनको तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो सामने का टूट गया, पीछे का टूट गया नहीं। जिनके पूरे टूटे थे, प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला था और मिलता है। वो प्रधानमंत्री जी का नियम में है कि अगर कोई योजना आती है या किसी का टूटता है तो उनको सस्ते में मकान प्रधानमंत्री आवास देंगे। और इसके लिए रिकेश सिंह जी ने, विधायक जी ने बोल भी दिया था कि बिल्कुल तत्काल, और गाड़ी भी खड़ी थी वहाँ पे कि आप लीजिए और सामान ला दिए और चलिए वहाँ पे हम देंगे। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे भिलाई के विधायक जी अब जब बाड़ी खेत को खा लेगी तो क्या करेगा? जनप्रतिनिधि खुद बोले कि मैं, तुम्हारा नहीं टूटेगा, तुम लोग रोज कमाते खाते हो, और इसके नीचे से पाइप सीवरेज लाइन गई है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बाईपास ले जाऊंगा। उन्होंने आश्वासन दिया। नगर निगम ने उनको 3 नोटिस दिया, 3 नोटिस का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि विधायक जी ने बोल के रखा था कि कोई जरूरत नहीं है, टूटेगा ही नहीं तो क्या मतलब है। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का फार्म भी भेजा कि ये लीजिए फार्म भर दीजिए, और फोन द्वारा सूचित भी किया। तो उन्होंने, विधायक जी ने उनको बोल दिया जब टूटेगा नहीं तो काहे के लिए फार्म भरोगे? आज जो स्थिति, जब उन्होंने देखा 28 घर टूटने के बाद, विधायक जी सेक्टर 5 से वहां पहुंचे। जब जनता आक्रोशित हो जाए, उनके हिसाब से सब कुछ हो जाए, तब वो गए और उनके सामने और उत्साहित करने के लिए उनको अधिकारियों को बोलने लगे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम्हारी तो सब कुछ है, तुम्हारे ही तो योजना है, तुम ही तो पैसे लाए हो, तुम ही ने टेंडर बनाया, तुम ही खुद थे महापौर और तुम्हारे विधायक भी थे, और सब तो कांग्रेस की सरकार है। विधायक भी कांग्रेस का था उस समय, और अभी भी विधायक कांग्रेस का, नगर निगम में भिलाई का, और महापौर भी कांग्रेस का, और जोन अध्यक्ष जो जोन कुर्सी पार का है वो भी कांग्रेस का है। उसके बाद इन्होंने फार्म तक नहीं भराने दिए। मैं पूछता हूँ, अगर उसी समय हाई कोर्ट लेके रहते इन लोगों को, आप जाते रहते हो हाई कोर्ट, कई केस लड़ते हो, तो हाई कोर्ट में जाकर इतना तो ले आ सकते थे साहब, जब तक कि प्रधानमंत्री आवास क्लियर नहीं हो जाता जब तक के लिए रोक लगा दो, तो रुक जाता। इन्होंने विरोध क्यों किया? जब इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित था, इनके द्वारा सब कुछ था कि इतने मकान आ रहे हैं, ये हमको योजना लानी है, पास कर दिए, टेंडर कर दिए, फिर उनको आके उसका तोड़फोड़ का विरोध नहीं करना था उनको, बल्कि कहाँ बसाना है उसके बारे में बात करनी थी। अभी तो जोन 1 की बात हुई है। विधायक जी ये भी बता दें मुझको, जोन 2 और जोन 3 का क्या होगा? कितने मकानों की लिस्ट आपने बना के रखी हुई है? लगभग 200 मकान हो रहे हैं आपके, मेरी नज़र से लगभग बोल रहा हूँ 200 मकान हो रहे हैं। उसके लिए कब आप वहाँ जाके आंदोलन करोगे? ये बात जरूर सोच लीजिएगा। वहाँ पे पूरी लिस्ट आपके द्वारा बनाई गई है, कितनी जगह प्रभावित है, जोन 1 में कितने हैं, जोन 2 में कितने हैं, जोन 3 में कितने हैं। उसके बारे में कब लोगों को झूठ बोलेंगे और क्या बोलेंगे, गुमराह करेंगे? ये बताइए। गरीब लोगों को गुमराह करना छोड़िए विधायक जी,
आप क्लियर आपने योजना लाई है, आपने तोड़फोड़ का बनवाया था, आपके पास लिस्ट है तोड़फोड़ वालों की, आपने तोड़फोड़ का किया तो फिर वहां जाकर नौटंकी करने की क्या जरूरत है आपको कि गुंडागर्दी नहीं होगा, नहीं टूटेगा। उसमें कहीं ऐसा लगता है क्या कि निगम की कार्यप्रणाली संदिग्ध है, या निगम ने अपना काम ठीक से नहीं किया, व्यवस्थापन पहले कर सकते थे, पहले उनको फॉर्म भराए जा सकते थे? देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैंने एक विषय सुना था विनोद से जी हाँ। आज सवेरे मेरे को भी सूचना मिली, वहाँ से लोगों का फोन आया कि नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हर संभव हम लोगों ने कई महीने तक इस पे मंथन किया, अधिकारियों के साथ घूमे भी, और घूम के हम लोगों ने जहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं तो उस व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया हम लोग। जैसे सड़क नंबर 21 और 22 में अधिकारियों के द्वारा हम लोगों ने निर्णय तय किया कि बैठ के कि भाई इसका एक रास्ता बना लो, तो नए रास्ते से नया पाइपलाइन करके तो उनका घर पूरा बच गया। 5 फीट 6 फीट तोड़ने का नगर निगम को ये किया कि अपने आप वो लोग बोले हम लोग तोड़ लेंगे। उसी तरीके से दोनों क्वार्टर के बीच की जो लाइन है उसके ऊपर मैंने पूर्ण रूप से सीवरेज की मेन लाइन पे है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बैक लाइन का काम हो गया है, और अगर सीवरेज लाइन का काम करने के लिए हमको सीवरेज लाइन का मुख्य लाइन जो है वो 12 फीट नीचे है, और पूरे जोन 1 का, कोई मेरे वार्ड का नहीं है ये पूरे जोन 1 के क्वार्टर एरिया का सीवरेज लाइन मेरे वार्ड से होते हुए जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर आप बैक लाइन का काम कर लेंगे, मेन लाइन नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पर कष्ट तो होगा, क्योंकि उस कष्ट को पूरे कुर्सी पार की जनता, चाहे वो जोन 1 हो, जोन 2 हो, जोन 3 हो, हमारे जोन 1 में क्योंकि हम लोग वहाँ रहे हैं और आज लोगों से मिलना जुलना है तो लोग उस अपनी परेशानी को बताते हैं। बरसात के महीने में बैक लाइन का पूरा कचरा लोगों के घर में आता है, पानी पूरा घर में आता है। आज बैक लाइन का काम हो जाएगा, बैक लाइन के बाद मट्टी कटिंग हो जाएगा, पेवर ब्लॉक पीछे लग जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे पिछवाड़ा पहले जैसा हो जाएगा। उस पिछवाड़े में लोग जितना सुंदर घर के सामने रखते थे उतना ही सुंदर घर के पीछे रखते थे, वहां बैठते थे, नाश्ता तक करते थे, पहले ऐसा सफाई रहता था। तो नगर निगम के द्वारा मेरे को भी लोगों ने बताया 4 बार 5 बार नोटिस दिया गया है, तो स्वाभाविक, और जनता, कई लोग खुद अपने से तोड़े और कई लोग खुद एग्रीड थे कि भाई ठीक है हमको घर दे देंगे तो हम चल जाएंगे। घर भी दे दिए, नगर निगम ने फॉर्म सबके घर पे दिया है, मैंने सुना है 75,000 में लोगों को घर भी दे रहे हैं। तो नगर निगम का जो कार्य, और स्वाभाविक तौर पे ये जन का कार्य है और स्वाभाविक तौर पे कार्य होना चाहिए। 50 वर्षों बाद ये कार्य हो रहा है, 50 वर्ष तक के लिए ये कार्य हो रहा है। देवेंद्र यादव स्थानीय विधायक वहां पहुंचे हुए थे, विभिन्न प्रकार के आरोप उठाए हैं। सुबह 6 बजे कार्रवाई हो गई है, निगम के अधिकारियों को घाट लगाई और ये भी कहा कि जिन घरों को मारी गई है उन घरों की भी कार्रवाई की गई। वो चीज को हमने भी पहले ही बता चुका है नगर निगम को, जितना जरूरत है उतना आप तोड़िए, पहले ही हम लोगों ने बता दिया। और ठहरी बात, मैं तो पहली बार का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं छोटा सा पार्षद हूँ। 25 साल के राजनीतिक में नगर निगम में महापौर जी हैं, महापौर जी भी दौरा करके जा चुके हैं, आदरणीय विधायक जी भी दौरा करके जा चुके हैं। तो जब वो लोग दौरा करके गए हैं उसके बावजूद अगर टूट रहा है तो ये सोचने का विषय है। और दूसरा चीज है, महापौर जी ने चर्चा करके नगर निगम में मैनुअल कराने की बात की आई थी, मैनुअल भी उन्होंने कराया कार्य को, लेकिन मैनुअल में कार्य नहीं हुआ, तब जाके ये तोड़ने का आदेश पारित हुआ है। ये मेरे कहने से नहीं हो रहा है, मैं वार्ड का, मैं बताया वार्ड का मैं छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, मेयर साहब हैं, आपको शहर के महापौर हैं वो, और उनके कान तक बात नगर निगम के द्वारा कार्रवाई हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर उनको भी जानकारी होगी ना। क्षेत्र के विधायक है वो भी घूम के गए हैं, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है, स्वाभाविक है। जिसका घर टूटता तकलीफ होता, बहुत परिश्रम से घर बनता है। हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से, हम भी उस चीज को समझ रहे हैं कि एक एक ईंटा जोड़ के घर बनता है। और हमने पहले भी बोला और अभी भी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अधिकारियों के साथ मैंने कई राउंड दौरा किया है, और दौरा करने के पश्चात ये भी बोला, यानी टोटल 200 कुछ घर टूट रहे थे, फिर चिन्हांकित करते 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 हम 50 से 35 घरों पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत हुआ है ना उसमें, और उस 35 लोगों को जिनका घर टूट रहा है उनको घर देने की बात नगर निगम को हमने कहा है,
और स्वाभाविक तौर पे घर मिलेगा सबको। सुना था उस विषय में मुझे ये सुनने को समझ में आया कि ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है और इसमें सारे तरह के नोटिस वगैरह सारी चीजें हुई है। पहले हाथ से तोड़ने की बात हुई थी कि हाथ से तोड़ के कम नुकसान होगा, वो सब बातें भी इसमें हो चुकी थी। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है तब लगता है कि अधिकारी गणों की या नगर निगम की शायद मजबूरी रही होगी कि आगे बारिश आने वाली है, बहुत समय बचा नहीं है कि 3-4 साल से जो समस्या 5 साल से समस्या को एक्सक्यूट कर लिया गया, जानकारी में आ गई है कि वापस वो टॉयलेट सीवरेज का पानी रिवर्स लोगों घरों में जाएगा। तो शायद मजबूरी में कि अंतिम जैसा क्षण था कि ये निर्णय लेना पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस बीच में एक विषय ऐसा कि जो स्टेटमेंट दिया वैशाली के विधायक रिकेश सिंह जी, इनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में बने रहने के लिए कोई घटना घटती है, कोई व्यवस्था चलते रहती है तो निश्चित रूप से वहां के स्थानीय विधायक वगैरह अपनी भूमिका अदा करते हैं और कहते हैं। उन्होंने भी अपनी बात कही है और कहा है कि भाई कोई बिना मकान के नहीं रहेगा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। शासन का पक्ष एक तरह से रखा है उन्होंने। अब चूंकि इस कार्रवाई में फिलहाल रोक लग गई है, ये काम केवल 53 मकानों का नहीं था, ये कुर्सी पार के लगभग 200 मकानों में इस प्रकार कार्रवाई होनी थी। केवल कुर्सी पार के 200 मकान नहीं, भिलाई में और बड़े बड़े अवैध कब्जे हैं, उन पर भी कार्रवाई थी। अगर इन सब पर इसी प्रकार से रोक लग जाएगी, सब में राजनीति होगी तो विकास कैसे होगा? निश्चित रूप से अगर कोई चीजें ठीक नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए और राजनीति तो यही काम करती है कि कोई विषय जो है आगे पीछे हो जाए, कुछ समय बीत जाए, समय निकल जाए। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से धीरे धीरे प्रक्रियागत भारत होते जा रहा है, भारत में एक नया मैसेज है कि भाई ऐसा है कि सब ठीक हो, सब व्यवस्था ठीक हो, सब लोग सुचिता से चलें, ऐसी बात पूरे भारत में चल रही है। चाहे भारत की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, निश्चित रूप से जो लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुप करे बैठे हैं उनको विचार मंथन में ले आना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधार करके आप स्वतः ही कुछ ऐसा कर ले कि जिससे कि ज्यादा नुकसान ना हो। ये व्यवस्था भारत भर में हो रही है, ये बहुत स्पष्ट चित्र है। अब ये समझना खुद को पड़ेगा हमें कि वो व्यवस्था में हम स्वयं डल जाएं। लेकिन कार्रवाई रुक सकती है, टल सकती है, लेकिन समाप्त नहीं होने वाली, इतना मुझे लगता है। ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भिलाई के विकास की बात है। आप बता दें कि लगभग 6 माह पूर्व हमने खुद एक ग्राउंड रिपोर्टिंग उस जगह की थी कि कितनी दयनीय स्थिति वहां हो जाती है। वहां स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे नरकी के जीवन है। बरसात के समय लोगों का वहां पर रहना दुर्भर हो जाता है। इसीलिए इस विषय पर यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात कही है, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे विषय पर आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए बने रहें खबर के साथ।